हम लोग धातु अधातु पाठ पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग धातुओं का परिष्करण यानी कि शुद्धिकरण ये सीखेंगे। ठीक है। इससे जो पिछला वीडियो था उस पे हमने सीखा था कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है। यानी कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त कैसे किया जाता है, ये हमने इससे पिछला वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है। और जो उसको एक बार हम लोग अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं वो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है। तो जो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता है उसको परिष्करण करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग धातुओं का परिष्करण इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो अपचयन प्रक्रम से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं वो शुद्ध रूप मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रहता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है। तो जो धातुएं हमने प्राप्त की जो शुद्ध नहीं था उसको हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा उसका शुद्धिकरण करेंगे। उसमें से जो अपद्रव्य है, जो अनवांटेड मटेरियल्स है, उसको हम लोग उसमें से हटाएंगे। ठीक है। तो ये आप फिगर देखिए। ठीक है। इस फिगर में क्या करेंगे, हम लोग को जो अशुद्ध धातु है, ठीक है, जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड बनाएंगे, जो शुद्ध धातु है उसका कैथोड बनाएंगे, और दोनों के बीच में क्या करेंगे, जैसे विद्युत अपघटनी बोला है ना, तो दोनों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है। और जो धातु रहेगा उसी का हम लोग अम्लीय प्रकृति का उसका क्लोराइड वाला सल्फेट वाला कॉपर सल्फेट का विलयन है यहाँ लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है उसको देखते हैं। ठीक है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। ठीक है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। यहाँ पे धातु का लवण विलयन है, उसका प्रयोग हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। फिर क्या होता है, विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाते हैं और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप एनोड और कैथोड बना लिया, आपने उसका जो लवण विलयन है उसको इस पे डाल दिया, और उसके बाद जब आप धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका ये अशुद्ध धातु है, तो इसमें से अशुद्ध धातु में से क्या, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, विद्युत धारा पास होगा, तो क्या होगा, इसका जो धातु है ये यहाँ से निकलने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं Cu++, यहाँ से इसमें से निकल रहा है और इसमें जाके चिपक रहा है। तो क्या होगा, ऐसे जो शुद्ध धातु है यहाँ से निकलेगा और आपका जो कैथोड है उस पर जाके चिपकने लगेगा। ठीक है। और जो आपका यहाँ पे जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, जो खराब मटेरियल्स है, जो शुद्ध नहीं है, वो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपद्रव्य जो है वो नीचे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो अशुद्धियाँ निकल रही हैं कुछ विलयन में विलय रहते हैं, मतलब यहाँ पे जो विलयन है उसमें घुल जाएंगी, कुछ जो घुलने वाली रहेंगी वो घुल जाएंगी और जो नहीं घुलने वाली रहेंगी वो नीचे में यहाँ पे जमा हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं उसका विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। तो इतना जब हम लोग सीख जाते हैं उसके बाद हम लोग को ये 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। जैसे खनिज हो गया, अयस्क हो गया, गेंग हो गया, तो इसको आपको परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये पार्ट 8 था जिसपे हमने बात करी थी, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गेंग क्या होता है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे पूछा है। खनिज, अयस्क और गेंग मैंने ये तीनों बताया हुआ है। आप वो चाहें तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को रोक के आप ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई थी प्रकृति अवस्था में उपस्थित। तो ये जैसे आपका ये Ag और Au, सिल्वर और
गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या है आपके प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और तीसरा, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है अपचयन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपचयन। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट है, आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलेगा संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जब किसी भी धातु को आप आर्द्र वायु मतलब पानी मिला हुआ वायु, आर्द्रता वाला वायु में उसके संपर्क में ज़्यादा समय तक, ठीक है, लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और धातु का जो ऊपरी परत रहता है वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जब भी कोई धातु को आप वायु की उपस्थिति में, आर्द्र वायु की उपस्थिति में, तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, वो ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और उसमें क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड बन जाएगा उसके सरफेस में, उसके ऊपर में, ऊपरी सतह पर। तो उस जो घटना है, उस जो परिघटना है, उसको संक्षारण कहते हैं, ठीक है। फिर आती है बात संक्षारण से सुरक्षा, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी धातु को रखेंगे वायु में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर संक्षारण हो सकता है, होता है, तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, पेंट करके। कोई भी धातु आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को पेंट किया जाता है। पेंट इसीलिए करते हैं ताकि पेंट क्या करेगा, बाहर का जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, उसको जो धातु है उससे संपर्क में आने नहीं देगा, तो अभिक्रिया नहीं होगा, और अभिक्रिया नहीं होगा तो संक्षारण नहीं लगेगा। यानी कि पेंट करके कर सकते हैं, तेल लगा के कर सकते हैं, ग्रीस लगा कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है जो हमारा वायु में, हवा में उपस्थित है, वो धातु से संपर्क में नहीं आता है। यशत लेपन एक तरीका है, क्रोमियम लेपन तरीका है, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। तो इस प्रकार से ये कुछ तरीके हैं जिससे आप संक्षारण को रोक सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे यशत लेपन की बात करी थी, वो क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते, यानी कि जिसको जिंक बोलते हैं, कि पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशत लेपन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु, लोहे पर या इस्पात पर जब जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उस जो प्रक्रिया है उसको यशत लेपन कहते हैं। फिर आती है बात मिश्र धातु की। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगीय मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अक्सर होता क्या है, जब भी हम लोग का धातु है, जैसे हम लोग लोहा की बात करें तो लोहा हम लोग को कितना कठोर दिखाई देता है। लोहा का हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोहा हम लोग देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो शुद्ध लोहा नहीं है, ठीक है। क्योंकि शुद्ध लोहा नरम होता है, ठीक है। इतना भी नरम नहीं होता कि आप हाथ से उसको कुछ कर दें, लेकिन नरम होता है। आप उसको गर्म करके उसको आप खींच सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार से रहता है। तो उससे आप बहुत सारी कठोर वस्तुएं नहीं बना सकते हैं उस प्रकार से, ठीक है। उसकी मजबूती उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसमें क्या करते हैं, 0.05% कार्बन मिलाया जाता है, उससे अधिक कार्बन मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बदलती है और वो मजबूत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। तो जब किसी धातु में दूसरा कुछ और धातु मिला के मिश्र धातु बनाते हैं, तो जो उसकी गलनांक है और उसकी विद्युत चालकता है, ये दोनों घट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको मिश्र धातु के उदाहरण है, जैसे तांबा और जस्र की जो मिश्र धातु है उसको पीतल कहते हैं, याद रखना है आपको। ताम्र, यानी कि फिर से तांबा की बात किया जाए, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। फिर हम लोग का जो ये पाठ धातु अधातु, ये पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के अधात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। इसको भी हमने इससे कुछ दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिंक को जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं और कॉपर के साथ कर रहे हैं। तो बोलता है कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। ये विस्थापन अभिक्रिया कब होगा, ये हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है।
और विस्थापन अभिक्रिया कब होती है वो मैं आपको एक पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका ये देख रहे हैं, ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उससे कम अभिक्रियाशील धातु, उससे कम अभिक्रियाशील धातु, ऐसे करके ये सजाए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी कम अभिक्रियाशील धातु को उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ऐसा समझते हैं, ये ज़्यादा लड़ाई करने वाला है और ये कम लड़ाई करने वाला है, मतलब ये ऊपर वाले ज़्यादा लड़ाई करते हैं, नीचे वाले कम लड़ाई करते हैं। अब इसके पास कुछ एक चीज़ है, अभी ये इसके पास चला गया, इससे ऊपर वाले के पास चला गया, तो ये ज़्यादा लड़ाई करने वाला है, तो ये लड़ाई करके इससे छीन देगा, इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि इसको अलग कर देगा। समझ में आ रहा है? आप अपने से ज़्यादा ताकतवर के पास जाएंगे तो वो आपसे चीज़ें छीन लेगा, आपको विस्थापित कर देगा, ऐसा समझिए। अब यहाँ पे देखते हैं, जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, जब जिंक के साथ ही अभिक्रिया कर रहा है तो ये खुद से ही कर रहा है, तो कोई ज़्यादा ताकतवर है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीशियम से, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जिंक था, मैग्नीशियम ऊपर था, तो जिंक और मैग्नीशियम ऊपर है, यानी कि मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने क्या किया, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया किया। फिर आता है कॉपर, तो जिंक के नीचे आता है कॉपर, ये जिंक है, ये कॉपर है, तो ये कम ताकतवर है, तो यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया नहीं होगा, और मैग्नीशियम का कॉपर के साथ, अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम का कॉपर के साथ, तो यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे तीनों मैग्नीशियम के कंपेयर में कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो यहाँ पे किसी में अभिक्रिया नहीं होगा। अब कॉपर की बात करें, तो कॉपर को पहले किससे, जिंक के साथ। आप यहाँ पे देखिए, कॉपर क्या है, नीचे है, जिंक ऊपर है, तो यहाँ पे भी विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ज़्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, उससे छीन लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम से, कॉपर को मैग्नीशियम से, तो कॉपर यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा ताकतवर है, तो मैग्नीशियम भी इसको बोलेगा भाई तो हट यहाँ से, मैं अपना काम करता हूँ, तो यानी कि ये भी इसको विस्थापन कर देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर को कॉपर से, तो ये यहाँ पे विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। दूसरा, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती हैं, तो उसके लिए आप इसको फिर से देखिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे वाली धातु क्या है, जो अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं। अब ये जैसे आपका सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, ये आपस में क्या करते हैं, आपके जो ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन है, उससे ये अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, और अभिक्रिया करेंगे नहीं तो क्या होगा, संचारण नहीं होगा। तो ये जो आप देख सकते हैं, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड होगा, ये सब क्या है, ये संचारण नहीं होता है। ठीक है, ये आप उसको लिख लेना। ठीक है, मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं वो आसानी से संचारित नहीं होते हैं, उसका आंसर होगा। मिश्र धातु क्या है, तो इसको हमने इसी वीडियो में देखा था। ठीक है, इसमें हमने देखा था, आप पीछे देख सकते हैं। मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगीय मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो गए। तो हम लोग का ये जो चैप्टर था आपका धातु और अधातु, ये पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे और उसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है, अगर आपको अच्छा लगता है मैं जो बताता हूँ, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हम लोग का पूरा 3 चैप्टर अभी पूरा हो गया। आप ये सबको देखते रहें और ये सब से सीखते रहें। अगर कुछ आपको दिक्कत है, कुछ बोलना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।